हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड हम ये भी जानेंगे। फिर हम सीखेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और लैटिस एनर्जी के भी जो ट्रेंड्स बनते हैं वो ट्रेंड्स भी आप कैसे निकालते हो, कैसे आप उनको सोल्व करते हो, ताकि आपके अगर लैटिस एनर्जी के ट्रेंड पर भी कोई क्वेश्चन बने नेट जैसे एग्जाम में तो आप उनको भी इजीली सोल्व कर लो। ये सब हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो, आयोनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का एक टाइप होता है और ये किस तरह का बॉन्ड होता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच जनरली बनता है, ऐसा आप इसको समझो। इस आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं साथ में। देखो, होगा क्या कि एक हमारे पास कोई मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एक नॉन मेटल को, और नॉन मेटल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इससे जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड हम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन लिखते हैं आयोनिक बॉन्ड की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between cation and anion due to transfer of electron। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मेरे पास में है सोडियम Na से क्या बनेगा, Na+ बनेगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले लेगा। Cl क्या है सर, हमारे पास Cl है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा सर, इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। तो अब एक मेरे पास है Na+ मतलब केटाइन, एक मेरे पास में है Cl- मतलब एनायन, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूर है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और इनको हम बोल देंगे फिर NaCl का पूरा इससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये जो आपका NaCl होता है, यहाँ पर कैसा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। ये सिंपल सी बात होती है। तो कैसे बना सर, एक तो बना केटाइन की वजह से, एक एनायन की वजह से, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, NaCl का एक मॉलिक्यूल बना लिया। अच्छा, अब ये जो NaCl मॉलिक्यूल है इसकी रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होती है, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होती है, ये बात आपने सुनी होगी। और इसका एक रेशो भी आप जनरली सुनते होंगे कि ये 6:6 के रेशो में होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें एक Na+ क्या है, 6Cl- से घिरा होता है, और एक Cl- भी 6Na+ से घिरा होता है। ईच Na+ मॉलिक्यूल is surrounded by 6Cl- ion और each Cl- ion is surrounded by 6Na+ मॉलिक्यूल, 6Na+ आयंस। तो सिंपल सी बात क्या है कि सर NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, एक Na+ आयन 6Cl- आयन से घिरा होता है और एक Cl- आयन 6Na+ से घिरा, एक Na+ 6Cl- से घिरा और एक Cl- 6Na+ से घिरा, एक Na+ 6Cl- से और एक Cl- 6Na+ से घिरा होता है। इसलिए इसका रेशियो अपने को इस तरह से दिया जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, केटाइन और अनायन के बीच में, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटाइन ने अपना क्या किया सर, केटाइन में पहले जो हमारे पास में मेटल था, जो हमारे पास एटम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया किसके पास, दूसरे एटम के पास में। तो ये बना केटाइन, दूसरा बना एनायन, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और आयोनिक बॉन्ड इनके बीच में बन गया। NaCl का आपके सामने रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर बनकर आ चुका है। एक और जरूरी बात, आयोनिक बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड between electropositive and electronegative atoms, electropositive and electronegative atoms। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं ना जो एटम्स मिलके, उनमें से एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूं तो एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। तो फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा ही NaCl की स्ट्रक्चर में, यहाँ पे Na क्या है, अल्कलाइन मेटल, ये तो है फर्स्ट ग्रुप वाला, हाँ,
और Cl क्या है, क्लोरीन, हेलाइड आयन के अंदर आता है आपके, है ना, हेलोजन वाली फैमिली के अंदर आता है, तो वो क्या है, नॉन मेटल है। तो एक मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनता है, या फिर यूं बोल दो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनता है, एनायन कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और क्या बन जाता है आपका, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। सिंपल से प्रोसेस है। अब ये जो आपका आयोनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब आयोनिक बॉन्ड की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे ये जो NaCl है इसको मैं Na डंडी Cl इस तरह से नहीं लिखता हूं, इस तरह से नहीं लिखता हूं, वरना जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जैसे HCl हो गया, HCl कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच बनता है। ये हाइड्रोजन देखो, ये आपका ये क्लोरीन देख लो। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पे क्या होता है, देखो आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड यहां पे क्या करेगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा नॉन मेटल की तरफ, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। वरना जो कोवेलेंट है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन ने शेयर किया, इनके बीच में फिर क्या बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे क्लोरीन के पास आपको पता 7 इलेक्ट्रॉन, दो ये एक ये सातवां, अच्छा ठीक है। हाइड्रोजन के पास में क्या होता है अपना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ। तो देखो अब इनके बीच में लूज डॉट स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बनाई। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्लोरीन का, 7 अपने एक हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, एक अपना और एक क्लोरीन का लिया। इस तरह से करके इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो HCl बना हुआ है इसके अंदर ध्यान से देखो तो बॉन्ड कैसे बना, केमिकल बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने हाइड्रोजन ने दोनों ने शेयर किया, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लोरीन ने दोनों ने शेयर किया। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के बीच में शेयर हुए, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। वरना आयोनिक कैसा बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। ये कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के बीच में बहुत भारी फर्क होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अब आप उन कम लोगों में से आगे हो जिनको पता है, ठीक है ना। ऐसे कंसेप्ट मजबूत होने जरूरी है अपने बढ़िया से। अच्छा आगे की बात करते हैं। अब होता क्या है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि क्या ये HCl का बॉन्ड इस तरह से बना है, C और H के बीच का बॉन्ड इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, क्या पीछे की तरफ है डंडी, क्या आगे की तरफ है डंडी। ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, अपनी खुद की डायरेक्शन होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड की अपनी खुद की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इसको हम ऐसे डंडी से नहीं दिखाते हैं, नॉर्मली NaCl लिखते हैं। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी। इसके अलावा अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बना, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस। सर इसमें बताना क्या, आपने सिंपल सा बता तो दिया कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस बन गया, Cl ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस बन गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, NaCl बन गया। इसमें ऐसा भी क्या बताना, इतनी आसान भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होती है प्रोसेस। होता क्या है, शुरुआत में आपका जो सोडियम है, अब सोडियम क्या है सर, अल्कलाइन मेटल है, ये गैसियस फॉर्म में तो होगा नहीं, सॉलिड फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो हम इसको सबसे पहले देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ये स्टेप नंबर 1 होता है। अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या करती है सर, देखो सब्लिमेशन हम किसे बोलते हैं कि कोई भी एक चीज है जो सॉलिड स्टेट से, है ना, एनर्जी देने पर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए, उस दौरान हमने जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो अगर मुझे सोडियम को सॉलिड स्टेट से सीधा सोडियम गैसियस स्टेट में लेकर जाना है, तब जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो एनर्जी क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी होती है। ये पहली बात होती है। बोलो इतनी बात समझे, हाँ सर समझ गए। तो सर Na सॉलिड है, इसको मैंने Na गैस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी, ठीक है। अच्छा सर, तो Na सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सब्लिमेशन एनर्जी दी। अब इसके बाद में मेरे पास में सर Na गैस, ठीक है सर। अब Na गैस की आउटर मोस्ट शेल से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूं। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आपको पता होगा। तो भाई हमने आयनाइजेशन एनर्जी दी और हमारे पास Na से क्या बन के आ गया, Na प्लस बन के आ गया गैसियस फॉर्म में। इतनी बात समझे, ठीक है सर, इतनी बात समझ गए। अब देखो आयोनिक बॉन्ड के तो दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटल होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या फिर नॉन मेटल होता है। ये बात समझते हो, बिल्कुल सर समझते हैं। तो दूसरा आपका भाई Cl माइनस है। अच्छा एक काम करते हैं, इनको हम NaCl इस तरह से ना लिख के हम इसको जनरलाइज केस बना लेते हैं। मैं मेटल को सीधा M लिख देता हूं और नॉन मेटल को मैं सीधा X लिख दूंगा। तो मेरे पास कोई मेटल था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है सर, सॉलिड फॉर्म में था, मैंने सब्लिमेशन एनर्जी दी और क्या हो गया सर, ये मेटल आपका गैसियस फॉर्म में बनकर आ गया, ठीक है सर। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा सर, मेटल हमारा गैसियस है, मैं इसको क्या बना दूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा। देखो Na प्लस बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, तो सर Na से Na प्लस बन गया, मतलब मेटल से M प्लस बन गया गैसियस फॉर्म में। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाली। ये काम हुआ मेटल का। अब नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट का क्या काम होगा सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट के अंदर मेरे पास मुझे क्या करना है, मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट को बोल देता हूं X, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट होते हैं, जैसे अगर आप बात करो ऑक्सीजन की O2 के फॉर्म में होता है, सल्फर H2 के फॉर्म में होता है, आप ये बात जानते हो। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें फ्लोरीन F2 में होता है, क्लोरीन Cl2 में होता है, ब्रोमीन Br2 में होता है। तो वैसे हमारा नॉन मेटल किस में होता है, H2 में होता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हम इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब H2 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स X बनेगा। नॉन मेटल के दो एटम्स बनेंगे, बट हमें तो एक एटम ही बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो X2 मॉलिक्यूल है इसका भी हम हाफ ही मोल देते हैं। तब हमें बॉन्ड एनर्जी भी 1 मोल नहीं, इससे आधी ही देनी पड़ेगी। जितनी हम देने वाले थे X2 में उससे आधी ही देनी पड़ेगी। तो हाफ बॉन्ड एनर्जी हमने दिया, तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास हाफ ही X बनकर आया है। और आप जानते हो सर, नॉन मेटल तो होता ही गैसियस फॉर्म में, तो फिर आपका ये X भी किस में बनकर आ चुका है, गैसियस फॉर्म में ही बनकर आ चुका है। तो अब तक हमने कौन कौन सी एनर्जी दी, सबसे पहले सर हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी, फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी दी, फिर हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी दी ताकि बॉन्ड भी भाई टूटे और ये आपका X2 से क्या बने, X बने। तो अब तक जितनी भी एनर्जीज गई है वो सारी की सारी एनर्जी हमने दी है, मतलब अब तक जितनी प्रोसेस हुई है सारी की सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है, जिसमें डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H जिसमें होता है पॉजिटिव। ये बात आप जानते हो, बिल्कुल सर जानते हैं। फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, अब ये जो मेरे पास में X है ना, गैसियस फॉर्म में है ना, हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ये ले रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है, तो ये X माइनस केस बन गया। तो इस दौरान जो आएगा एनर्जी उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर देखो X के साथ में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, टूटा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने के दौरान क्या होती है, एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ये इस बार एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब इसका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। यहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो, मेटल से M प्लस बना, ठीक है सर, X से X माइनस बना, तो अब क्या होगा, M प्लस गैसियस फॉर्म में, प्लस में X माइनस, ये भी किसमें, गैसियस फॉर्म में, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, MX बना लेंगे। ये देखो आपका भाई आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। और इस दौरान, ये आयोनिक बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी, LE हम इसको बोलते हैं। और ये जो लेटिस एनर्जी है, यही मैंने एक बात बोली, जब कोई भी चीज फॉर्म हो रही है, M प्लस और X माइनस से मिलाकर कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, टूटने के दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बट जब कोई चीजें फॉर्म होती है उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लेटिस एनर्जी भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो शुरू की 3 प्रोसेस में देखो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है ये प्रोसेस, बिल्कुल, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगली 2 में क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तीनों की तीनों क्या होती है, इसमें सर डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मतलब ये एंडोथर्मिक होती है, हाँ, है ना। अच्छा, और साथ में लेटिस एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती है, ये होती है आपकी डेल्टा H, इसमें होता है नेगेटिव, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव, और इसमें डेल्टा H नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बिल्कुल सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब केमिकल बॉन्ड बनने की, आयोनिक बॉन्ड बनने की एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है कि अगर सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन तीनों के सम से ज्यादा है, अगर लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सम, तो ही भाई आयोनिक बॉन्ड बनेगा, सिंपल। तो आयोनिक बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन, कि सर लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो सम है ना, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इन तीनों के सम से। तभी तो भाई आपका डेल्टा H ओवरऑल अगर आप निकालोगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला ज्यादा होगा, तो ओवरऑल जो डेल्टा H है ना, वो ओवरऑल डेल्टा H क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, मतलब एनर्जी क्या होगी, आयोनिक बॉन्ड बनने के दौरान क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तभी तो स्टेबिलिटी आती है, सिंपल सी बात है। तो कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और साथ में लेटिस एनर्जी का सम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इन तीनों के सम से, सिंपल बात, एकदम सिंपल बात। अगर पूरी रिएक्शन का डेल्टा H अगर आपसे कोई पूछे, कोई एनर्जी आपसे पूछे, तो सबके डेल्टा H को आप आपस में ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेंगे, घट जाएंगे, ओवरऑल आपको डेल्टा H पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन होती है आयोनिक बॉन्ड बनने के पीछे। अब इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आगे की बात करते हैं। पहले मैं देख लेता हूं क्या मेरा कैमरा ऑन है, हाँ कैमरा ऑन है, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं कि लेटिस एनर्जी क्या होता है, लेटिस एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। इतनी बातें तो समझ में आई अच्छे से, बिल्कुल सर, इतनी बातें एकदम अच्छे से मजे से समझ में आई है। तो भाई लेटिस एनर्जी जान लेते हैं। अगली हेडिंग हम डालते हैं लेटिस एनर्जी के बारे में। अगली हेडिंग है अपनी लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी पहले हम समझेंगे, उसके बाद में हम बोर नेवर साइकिल भी देखें, जो कि NaCl के फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, वो भी हम देख लेंगे। पहले लेटिस एनर्जी जानते हैं। लेटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी 2 डेफिनेशन होती है। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर अच्छे से समझाऊंगा। तो डेफिनेशन होती है, इट इज
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग formation of 1 mole of ionic bond या फिर ionic compound, 1 mole of ionic compound from its constituent ions, मतलब केटाइन और एनाइन से मिलकर के 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। मतलब Na+ और Cl- से मिलकर के जो NaCl बनता है, 1 मोल ऑफ NaCl बनता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ये सिंपल सी बात होती है। या फिर 1 मोल ऑफ NaCl को तोड़ने के दौरान जो एनर्जी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। भाई एनर्जी तो वही है ना, Na+ और Cl- को मिलाकर के 1 मोल NaCl बनाओ तो क्या होगा सर, फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी NaCl बनने के दौरान रिलीज हो रही है वो लेटिस एनर्जी। या फिर इसका उल्टा बोल दो, 1 मोल ऑफ NaCl को तोड़ो Na+ और Cl- के अंदर, तो उस दौरान जो हमें हमारी तरफ से चीजों को तोड़ने के दौरान हमें एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ती है, वहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है, रिलीज नहीं हो रही। तो 1 मोल ऑफ NaCl को Na+ और Cl- में केटाइन और एनाइन में तोड़ने के दौरान जो एनर्जी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ रही है, जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है, उसे भी हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो और में दूसरी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, या फिर इस दौरान NaCl के दौरान, या फिर जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड है इसके द्वारा जो एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूटने के लिए, उस अब्सॉर्ब्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे मेरे पास में, मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक बढ़िया वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ये है अपना NaCl सॉलिड है, बिल्कुल सर NaCl आपका सॉलिड है। ये NaCl का क्या होगा, 1 मोल है अपने पास, 1 मोल NaCl, ठीक है। इसको मैंने Na+ में Cl- में तोड़ा, तो मैंने 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर मैंने तोड़ा, NaCl गैस और Cl- गैस, ठीक है, Na+ गैस और Cl- गैस, ठीक है। तो मैंने 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में तोड़ा। इस दौरान जो मैंने एनर्जी दी है उसे मैं क्या बोलूंगा, इस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, जो रिलीज नहीं होगी, जो मुझे देनी पड़ेगी, तो इसके लिए, और जो एनर्जी किसके द्वारा अब्सॉर्ब होगी, NaCl के द्वारा अब्सॉर्ब होगी, फिर NaCl टूटेगा, Na+ Cl- में चला जाएगा। तो 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने के लिए जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, किसको, NaCl को, या फिर जो एनर्जी NaCl के द्वारा अब्सॉर्ब करी जाएगी, जब मैं दूंगा तो NaCl ऑब्वियस सी बात है उसको अब्सॉर्ब करेगा, और अब्सॉर्ब करके वो क्या करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा। इसे हमने क्या बोला, लेटिस एनर्जी बोला। या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो कि सर Na+ गैस प्लस में Cl- गैस, ये मिलकर के जब NaCl सॉलिड बनाते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है, कि सर मेरे पास Na+ मेरे पास Cl-, मैंने दोनों को मिलाया, NaCl बना दिया, तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या है, लेटिस एनर्जी होती है, सिंपल सी बात है। तो जब क्या होगा, NaCl का टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, जब NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, तो टूटने के दौरान एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी NaCl के द्वारा, बिल्कुल सर। तो NaCl के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, बिल्कुल सर, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी NaCl के द्वारा, तभी Na+ और Cl- के अंदर टूटेगा। और जब Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बनाएंगे, 1 मोल ऑफ NaCl बनाएंगे, तो क्या होगा सर, तब एनर्जी रिलीज होती है। बस यही समझाना चाह रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है थोड़ी सी। तो NaCl के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब करी जाएगी, तो फिर वो टूटेगा Na+ Cl- में, वो भी क्या होती है, लेटिस एनर्जी। और Na+ Cl- को मिलाकर के NaCl जब हम बनाएंगे, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी ही बोलते हैं, सिंपल सी बात होती है। अच्छा, अब ये जो लेटिस एनर्जी है इसका मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखो लेटिस एनर्जी क्या होती है, एक हमारे पास में एनाइन केटाइन है, एक हमारे पास में एनाइन है, दोनों मान लो एक दूसरे से कुछ r के डिस्टेंस पर है, ठीक है, ओके सर। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिलेंगे और ये क्या बना लेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। ये बात आप जानते हो, बिल्कुल सर जानते हैं। और इसी आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड होता है आपका लेटिस एनर्जी। और ये लेटिस एनर्जी आपको क्या बोलता है, लेटिस एनर्जी आपको बोलता है
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सर ये जो लेटिस एनर्जी है किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों के दोनों चार्जेस है ना, इनके मैग्नीट्यूड का क्या बोलते हैं जिसको मल्टीप्लीकेशन, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला ये जो केटायन है इसका चार्ज हमने बोला Q1, ये जो एनायन है इसका चार्ज मैंने बोला Q2, तो Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है केटायन और एनायन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। ये करने पर आपको लेटिस एनर्जी मिलता है। तो जो लेटिस एनर्जी है ना वो एक्चुअल में किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो आपका केटायन है जो आपका एनायन है उनका चार्ज क्या है, उनका मल्टीप्लीकेशन, चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर केटायन और एनायन मतलब Na प्लस और Cl माइनस के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लेटिस एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सी बात है। अगर Na प्लस Cl माइनस के बीच का ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा तो लेटिस एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है Na प्लस कहीं पड़ा है Cl माइनस कहीं पड़ा है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और कैसे भाई आयोनिक बॉन्ड बनेगा। जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा ही बड़ी मुश्किल से तो लेटिस एनर्जी भी कम रिलीज होगी। सिंपल बात। तो लेटिस एनर्जी होती क्या है ये मैंने आपको बताया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड। सिंपल बात थी, बिल्कुल सर सिंपल बात थी। लेटिस एनर्जी चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Na प्लस Cl माइनस दूर दूर है तो फिर क्या, लेटिस एनर्जी कम। अगर Na प्लस Cl माइनस पास पास है तो फिर सर लेटिस एनर्जी ज्यादा है। ये सिंपल सी बात होती है। अब लेटिस एनर्जी के कुछ ट्रेंड्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे LiCl, NaCl है ना, इसके अलावा KCl, RbCl और साथ में CsCl, इनके बीच में आपको बताना है। अब देखो ध्यान से, एक तो कॉमन है ना आपका क्लोरीन है ना, आपका एनाइन तो क्या है क्लोरीन है। केटायन देखो चेंज कर रहा है, केटायन लगातार हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो लीन आ की रब से है ना, इस तरह से करके। तो इस दौरान हो रहा है कि आपको बताना है लेटिस एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा, क्या ऑर्डर आने वाला है, ये बस आपको बताना होता है। लेटिस एनर्जी के अंदर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो लेटिस एनर्जी का आप मेरे को बता दो क्या ऑर्डर आएगा, ये बस आपको बताना है। तो देखो लेटिस एनर्जी किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो कि लेटिस एनर्जी जो है ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सर, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चार्जेस अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरीन हर जगह देखो सेम है, इस पे तो -1 -1 -1 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे फर्स्ट वाले हैं, तो सबके ऊपर +1 लगने वाला है, Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। तो सर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट चार्जेस सब में सेम है, तो सर ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे जैसे क्या होगा सर, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या फिर साइज बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, अब देखो सबसे पहले मेरे पास में लीन आ की रब से टॉप टू डाउन जाने पर क्या होता है सर, एक किसी गिवन ग्रुप के अंदर टॉप टू डाउन जाने पर क्या होता है, एक किसी गिवन ग्रुप के अंदर जैसे हम टॉप टू डाउन जाते हैं लगातार क्या होता है सर, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटम का क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, एटम बड़ा होता चला जाता है, ये बात हम जानते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो मेरे पास में Cl माइनस तो सब में सेम है, मैंने बोला ये मेरे पास में एनाइन है Cl माइनस, ठीक है, ये बात समझ गए। अब ये मेरे पास में क्या है सर, ये मेरे पास में Li प्लस, ये मेरे पास में Li प्लस मतलब केटाइन है। मैंने बोला शुरुआत में जो केटाइन है वो क्या है, छोटा है, ये लो भाई, इतनी बात समझे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे लीना की रब से में, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो केटाइन है इसका साइज क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, थोड़ा ये बड़ा बनेगा आगे चल के, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, और ये जो सीजियम है यहाँ तक आते आते क्या होगा, ये हमारा केटाइन हो गया इतना बड़ा, और ये हमारा एनाइन तो पहले से था ही इतना बड़ा है ना, जितना था वहां पर तो उतना ही है, क्योंकि क्लोरीन तो भाई सेम ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात पता चलेगा, शुरुआत में केटाइन है छोटा, बाद में केटाइन क्या हो गया, बड़ा हो गया। इतनी बात समझते हो, बिल्कुल सर इतनी बात हम समझते हैं, मतलब केटाइन का साइज क्या हो गया, इंक्रीज करके। तो देखो चार्जेस की तो बात ही नहीं आ रही, क्योंकि चार्जेस देखो ये प्लस है माइनस है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो सर लेटिस एनर्जी चार्ज पे तो डिपेंड कर नहीं रही, क्योंकि चार्ज सब में सेम है, ठीक है। एनाइन का साइज भी देखो हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि देखो एनाइन क्या है, सेम है। अगर आप केटाइन का साइज देखो तो आपको पता चलेगा कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर केटाइन का साइज लगातार इंक्रीज कर रहा है, और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो लेटिस एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर लेटिस एनर्जी लगातार घटेगा। तो ये लो भाई हमने डिक्रीजिंग कर दिया लेटिस एनर्जी, सिंपल एकदम आसान। पहली बार समझ रहे हैं, डिटेल में समझना जरूरी है। मेरे लेक्चर की सबसे बड़ी जो मैं आउटपुट निकालता हूँ वो यही है कि हर बच्चे को ये समझ में आना चाहिए। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से केमिस्ट्री नहीं आती है उसको भी केमिस्ट्री एकदम अच्छे से समझा के छोड़ूंगा, ये बात है। तो सिंपल सी ये बातें हैं, ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको और बताऊं तो इसके अलावा अगर हम और कोई ऑर्डर लें तो इसके अलावा और हम क्या ऑर्डर ले सकते हैं, एक और कोई मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसके अलावा एक ऑर्डर हम ले सकते हैं, हाँ एक और ऑर्डर हम ले सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम केटाइन को कॉमन कर देते हैं, NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये मैंने एक और ऑर्डर आपके सामने ले रखा है। अब इस बार क्या होगा सर, केटाइन सेम है, बिल्कुल केटाइन तो हर जगह सेम है, एनाइन देखो अलग है। पहले चार्ज देखते हैं, प्लस प्लस प्लस
प्लस, ठीक है। अब ये फ्लोरीन में माइनस 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 माइनस, हर जगह पे ही है, मतलब चार्ज तो सेम है, साइज पे एकमात्र पे डिपेंड करेगा। देखो डाउन द ग्रुप जैसे 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 हम जा रहे हैं एफसीएल बीआरआई में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। एनायन का, हाँ सर, केटायन का तो वही सेम रहेगा। देखो केटायन वही छोटा सा है, आगे तक भी Na प्लस है, मतलब केटायन वही छोटा सा रहेगा। लेकिन अगर आप एनायन की बात करो, एनायन देखो पहले इसके बराबर छोटा सा ही था, F माइनस, हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एनायन का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो केटायन तो सर लगातार वही है, कॉमन है तो सेम रहेगा केटायन का साइज तो। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ग्रुप नीचे नीचे जाओगे, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सर ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है इसका साइज तो सर बहुत छोटा था, फ्लोरीन एनाइन का मतलब इसका माइनस का साइज बहुत छोटा था। लेकिन जैसे आप क्लोरीन में बढ़े, साइज थोड़ा बढ़ गया, ब्रोमीन में और बढ़ गया, आयोडीन में और बढ़ गया, तो साइज लगातार लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सर लेटिस एनर्जी देखो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर साइज अगर लगातार बढ़ रहा है एनाइन का, तो फिर क्या होगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये लो भाई, लेटिस एनर्जी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज क्या करेगा, सॉरी जो लेटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल। क्यों? क्योंकि सर एनाइन का साइज बढ़ रहा है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेटिस एनर्जी। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। एक और मैं आपको बताता हूं, Na, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाँ ये एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास एग्जांपल है NaCl, MgCl2 और एक मेरे पास है AlCl3। इनका एग्जांपल अब हमने ले लिया। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस, ये Mg प्लस 2 और Cl माइनस, ये Al प्लस 3 और साथ में क्या है, Cl माइनस है। ठीक है सर। एनाइन देखो सबके अंदर कॉमन है, केटायन देखो सबके अंदर अलग अलग है। और अब ध्यान से देखो, केटायन पे चार्ज भी सब में क्या है, अलग अलग है। और देखो केटायन के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केटायन एनाइन से जो भी हो, मतलब ये केटायन का चार्ज है, एनाइन का चार्ज है, दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ये लेटिस एनर्जी। ये बात आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो अब देखो ये +1, ये -1, 1 × 1 इसका सर चार्ज आ गया 1, इसका 2 × 1 इसका सर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 2, इसका 3 × 1 मतलब इसका चार्ज कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब किसका चार्ज बढ़ रहा है सर, इसका 1, इसका फिर 2, इसका 3, सर लगातार चार्ज बढ़ता जा रहा है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लगातार लेटिस एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये लेटिस एनर्जी का आउटर होता है, बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने अब तक लेटिस एनर्जी समझी। अब एक छोटा सा और टॉपिक होता है इसमें, जो होता है बोर्न हेबर साइकिल, NaCl के फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो भी एक बार देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता इसके अंदर। बोर्न हेबर साइकिल, बोर्न हेबर साइकिल नाम सुना होगा आपने, बट क्या होता है ये हो सकता है पता ना हो। एकदम आसान है, कुछ मुश्किल नहीं होता। बोर्न हेबर साइकिल, ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। मेरे पास में है सबसे पहले Na+, ठीक है सर, फिर मेरे पास में एक है Cl-, Na+ केस, दूसरा Cl- केस, और इससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ये प्रोसेस हम पूरी की पूरी जानते हैं, बट ये कैसे हो रहा है, क्या तरीका है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो पूरी अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं, इन जनरल जब हम लिखते हैं पूरी एक रिएक्शन, तो हम बोलते हैं सर मेरे पास एक सोडियम का सबसे पहले क्या था, सोडियम सॉलिड में मेरे पास सोडियम मेटल था, है ना। दूसरा मेरे पास था सर क्लोरीन का हाफ Cl2, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl सॉलिड मेरे पास में बनाया था। ये बात मैं जानता हूँ, ये Cl2 गैस में होता है, ये बात हम जानते हैं। एक था मेटल, एक था नॉन मेटल। मेटल सॉलिड में, नॉन मेटल किस में होता है, गैसियस फॉर्म में। और ये हमने आधा लिया था, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उस दौरान मैंने आपको बताया था। अब पूरी क्या प्रोसेस होती है NaCl सॉलिड बनने की, वही प्रोसेस को हम बोलते हैं बोर्न हेबर साइकिल। सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका Na सॉलिड है ना, इससे क्या बनेगा, Na गैस बनेगा। और आप जानते हो इस दौरान क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी निकलती है, जिसे हम बोलते हैं ΔH1। सब्लिमेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है। कोई भी चीज को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ΔH1। मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हीट रिलीज हुई, फिर ये आपका Na गैस से हम Na+ बना रहे हैं। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम क्या बनाते हैं, जब हम Na+ बनाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब उससे निकालते हैं, उस दौरान जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके आउटर मोस्ट शेल से, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी वाली हीट को हम ΔH2 बोलते हैं, ठीक है सर। ये काम हमने केटायन के साथ किया, ये काम हमने मेटल के साथ किया। दूसरा हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। ये हाफ Cl2 है, इसका हमने बना दिया Cl गैस। एनर्जी जो होती है उसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और हाफ मॉलिक्यूल था तो फिर सर हमने इसको हाफ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला। इस हीट को हमने बोला ΔH3, ओके सर। फिर ये जो Cl गैस है, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जो Na ने रिलीज किया वो इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे। कोई भी एक नॉर्मल जो हमारे पास में आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको हम कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, है ना, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसे हमने ΔH4 बोल दिया। अब ये Na+ और Cl- दोनों के दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, ये दोनों आपस में मिलकर के आपका Na+
और Cl माइनस, दोनों गैसेस फॉर्म में, दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, NaCl आपका बना देंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं, इसे हमने डेल्टा H5 लिखा। अगर कोई हमें टोटल एनर्जी पूछे, अगर कोई हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी पूछे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा H1 फिर H2 फिर H3 फिर H4 फिर H5 हो जाएगा। टोटल एनर्जी आप इसे निकाल दो। बस इतना सा आपका बोर्न हेबर साइकिल होता है। बोर्न हेबर साइकिल क्या बोलता है, Na सॉलिड था, फिर हमने Na गैस बनाया, फिर हमने Na प्लस बनाया। Cl2 का हमने क्या बनाया, पहले Cl बनाया, फिर Cl माइनस बनाया, फिर Na प्लस Cl माइनस से मिलकर NaCl सॉलिड बना लिया। ये आपका होता है बोर्न हेबर साइकिल। तो हमने अब तक आयोनिक बॉन्ड पूरी तरह से पढ़ लिया। अब हमें अगले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझना है।